हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 15 है हमारा, जिसका नाम है कस्बे, नगर और नगरीय केंद्रों के विकास के ऊपर हम बात करने वाले हैं। यानी इस अध्याय में हम नगर, शहर, उसकी स्थापना, कैसे वृद्धि हुई, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका यूनिट नंबर जो 15 है इस वाली वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगा। और परिचय की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले कि आखिरकार जो शुरुआत है वो कैसी हुई, और नगर विकास, इन सबसे पहले जो है क्या चीज़ें थी, कैसी सिचुएशन थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन में एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें मध्यकाल की, तो इस समय क्या हुआ था, शहर के इतिहास के बारे में ज़्यादा विवरण मौजूद नहीं थे। ठीक है, क्योंकि इस समय क्या था, सल्तनत काल की स्थापना से पहले जो राजधानी था वो एक तंबू जैसा था। तो तंबू का एक शहर हुआ करता था, या मतलब कि तंबू जैसा बोला गया। ऐसा क्यों बोला गया कि तंबू की क्या विशेषता होती है? तंबू की विशेषता होती है कि हम किसी एक जगह से दूसरी जगह उसे ले जा सकते हैं। सेम राजधानी की सिचुएशन थी उस समय में। राजधानी भी एक जगह से दूसरे जगह पर जाया करती थी, यानी कि राजधानी चेंज हुआ करती थी। आपको पता है कि कभी कोई और राज्य राजधानी बनती थी, कभी कोई और। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये हुआ करती थी। तो इस काल में क्या हुआ, विदेशी व्यापार भी जो था वो कम था, बहुत ही कम, निम्न अवस्था में था। और दिल्ली सल्तनत के उपरांत जब बात आई कहाँ पर, यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के उपरांत में क्या हुआ, जो इसमें तेजी पकड़ी, ठीक है, तेजी से परिवर्तन हुआ, शहरों का विकास होने लग गया, नई नई जो चीज़ें हैं वो आने लग गई। फिर उससे संबंधित हम पढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ हुई इसे कहते हैं, मोहम्मद हबीब ने इन्हें शहरी क्रांति की संख्या दे दी। ठीक है, अब इन्होंने शहरी क्रांति की संख्या क्यों दी, क्या ऐसे कुछ खास परिवर्तन है, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो है मध्यकालीन नगरों और उसके अध्ययन से संबंधित। ठीक है, यानी मध्यकालीन के अंदर नगरों के अध्ययन के बारे में हम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड। यहाँ पर देखिए क्या हुआ था। अगर हम एक रिसर्च की माने तो रिसर्च के आधार पर ये बात स्पष्ट हो गई थी कि जो शहर था वो एक घनी आबादी वाला देश था, मतलब क्षेत्र था। ठीक है, तो वहाँ पर जो आबादी थी वो बहुत हुआ करती थी शहर में। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि जो शहर था ना वो, वहाँ पर लोग पैसे कमाने के उद्देश्य से आया करते थे। तो अलग अलग गांव के लोग शहर आया करते थे, तो जो शहर में है वो भीड़ हो जाती थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जिसका विस्तार सीमित था। अब शहर का तो बहुत ज़्यादा विस्तार कर नहीं सकते, और यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा आया करती थी। और यहाँ पर क्या होता था, इसकी जनसंख्या गैर कृषि कार्य करती थी। ये समझने वाली बात है। जो शहरों की जनसंख्या होती है दोस्तों, वो कृषि नहीं करती है, आपको पता है। जो कृषि है वो क्या कौन करता है, वो गांव के लोग करते हैं, यानी किसान करते हैं। शहर में आके कौन कृषि करता है? ठीक है, तो शहर में जो लोग आते हैं वो गैर कृषि का कार्य करते हैं, यानी कृषि के अलावा किसी प्रकार का व्यापार कर लिया उन्होंने। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो किया करते थे। यहाँ रहने वाले जो निवासी थे, यानी लोग थे, वो अलग अलग प्रकार के अन्य व्यवसाय करते थे, कृषि को छोड़कर दूसरे अन्य व्यवसाय में लगे हुए थे। मध्यकाल की अगर हम बात करें तो उस समय भारत में शहरीकरण के अंतर्गत 4 प्रकार के शहरों की बात यहाँ पर की गई है, यानी 4 प्रकार के शहरी केंद्र हुआ करते थे। ठीक है, जिसको अलग अलग मुद्दे से जोड़कर देखा गया था। किसी को धर्म से जोड़कर देखा गया था कि भाई ये जो स्थान है ये धार्मिक है। जैसे आपको पता है मथुरा, वाराणसी, ये सब धार्मिक गतिविधियों से संबंधित जगह है। कुछ थी प्रशासनिक, सैनिक, सामरिक, तो ऐसे ऐसे यहाँ पर 4 भागों में, यानी कि 4 प्रकार के आप समझ लो इसको, माना जाता था। प्रशासनिक, धार्मिक, सैनिक और सामरिक। तो इसमें से मुगल काल में जो दिल्ली और लाहौर थे उनको प्रशासनिक शहर के रूप में महत्व दिया गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वाराणसी और मथुरा, इसको धार्मिक गतिविधियों से संबंधित जो है वो समझा जाता था। यहाँ पर देखते हैं हमारा नया टॉपिक ये क्या है। यह 13वीं से 15वीं शताब्दियों में नगरों का विकास, यानी कि जो समय है वो है 13वीं से 15वीं शताब्दी। और इसमें क्या होगा, नगरों का विकास होगा। तो किस टाइप का नगरों का विकास होगा ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर हम परिभाषा की बात करें, यानी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो ये कहा जाता है कि जो शहर की परिभाषा के अनुसार 5000 से अधिक जनसंख्या वाला जो जगह होगी, जो क्षेत्र होगा,
वो बस्ती शहर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और जिसकी जो जनसंख्या होगी 70% जनसंख्या वो कृषि के अलावा कोई और काम कर रही होगी। गांव की क्या डेफिनेशन होती है? गांव की डेफिनेशन होती है कि 70 से 80% लोग जो है वो कृषि कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये बात है। अगर हम बात करें समकालीन ग्रंथों में तो दिल्ली राजधानी, उसके अलावा मुल्तान, खंभात, कड़ा, लखनौती, दौलताबाद और इन सभी शहरों को प्रमुख शहर के रूप में दर्जा मिला है, ठीक है। और जो इब्न बतूता थे, तो इब्न बतूता कहते हैं, इब्न बतूता ने कहा कि दिल्ली को आकार से लेकर, मतलब आकार को देखते हुए और उसकी जनसंख्या को देखते हुए सबसे बड़ा शहर बताया है उसको, ठीक है दोस्तों। यहां देखते हैं हमारा नया टॉपिक, तो इसमें है सल्तनत काल में नगरीय उत्पादन। यानी अब जो काल है वो किसका है? सल्तनत काल। और इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? नगरीय उत्पादन की। देखिए यहां पर क्या था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने क्या किया, शहरी शिल्प उत्पादन को बढ़ावा दे दिया। शहरी शिल्प उत्पादन का मतलब क्या है? शहर के अंदर शिल्प उत्पादन, ठीक है, जिससे कि शहरीकरण की प्रक्रिया और ज़्यादा मजबूत हो गई। यानी जो विकास हो रहा था वो और ज़्यादा तेजी से हुआ। जो शासक वर्ग थे वो शहरों में रहा करते थे। सिंपल सी बात है, जो अमीर लोग होंगे, शासक वर्ग के लोग होंगे, वे शहरों में रहते होंगे क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा होती हैं। अब शिल्प उत्पादन के क्षेत्र में पैसा खर्च करते थे। आपको पता है जो शासक वर्ग है उनके बाद क्रय शक्ति होती है, यानी खरीदने की शक्ति होती है, यानी कि पैसा होता है, ठीक है। तो वो चीज़ों को खरीदेंगे। शिल्प उत्पादन, हाथ से बने हुए जो चीज़ हुआ करते थे, जो लोग बनाया करते थे, ठीक है, हस्तशिल्प वाली चीज़ें, तो उससे क्या होता था कि वो उनके पास पैसे होते थे राजा महाराजाओं के पास, तो वो खरीदा करते थे, ठीक है। जैसे शासक और अमीर वर्ग हो गए, ये अधिक मूल्य वाली जो वस्तुएं हुआ करती थी, जैसे विलासिता की वस्तुएं, तो ये सब वो खरीदा करते थे। तो अब जैसे कि बंदा कोई बना रहा है मान के चलो, और कोई बंदा खरीद रहा है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर व्यापार, मतलब वहाँ पर जो है काम सही चल रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी चीज़ें हो रही होगी उसमें रफ्तार पकड़ लेगा। तो शहरीकरण हो रहा था, शहरों का विकास हो रहा था, और यहाँ पर क्या है कि राजा महाराजा विलासिता की वस्तुएं खरीद रहे थे, लोग सामान बना रहे थे, वो खरीद रहे थे। तो इसी कारण से क्या हुआ, शिल्प उत्पादन के लिए बड़े बाजार का जन्म हुआ, ठीक है। कागज को ले लो आप, कालीन हो गई, भवन निर्माण, इन सभी ने क्या किया, नए नए रोजगार उत्पन्न किया। आपको पता है जैसे भवन निर्माण है मान के चलो, तो भवन निर्माण में आपको पता है कितनी सारे लोग कार्यरत होते हैं, इसके अंदर कितने सारे जो लोग हैं वो इसमें रोजगार मिलता है उनको। तो इसमें क्या हुआ, रोजगार के नए अवसर मिले, ठीक है, लोगों को रोजगार के जो अवसर है वो प्रदान किए गए। तो ये जो सारा सीन है ये सब यहाँ पर हुआ। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्पादन का संगठन से रिलेटेड। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर जो औजार थे वो लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन अगर मान के चलो मैं आपको बताता हूँ कि एक उससे काटने वाली, फसल काटने वाला मान के चलो कोई औजार है, ठीक है, तो यहाँ से उसमें क्या है, यहाँ तक ये लकड़ी से बनाया गया, उसको पकड़ने वाला जो हिस्सा है, उसके बाद यहाँ पर लोहे का प्रयोग किया गया। तो जहाँ पर लोहे के प्रयोग का होता था काम, वहाँ पर लोहे का प्रयोग होता था। थोड़े लोहे के भी प्रयोग से बनाए जाते थे, लकड़ी और लोहे का इस्तेमाल होता था। लेकिन आजकल क्या है, ज़्यादातर आप समझो मेटल का यूज़ होता है, थोड़ा वहाँ पर पकड़ने वाली जो जगह होती है वहाँ लकड़ी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन उस समय में ज़्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल हुआ करता था, और कहीं कहीं पर लोहे का भी जो प्रयोग है वो कर लिया जाता था, जो कि काफ़ी सस्ते हुआ करते थे, ठीक है, इनको बनाना आसान था और सस्ते हुआ करते थे। जो कुछ कारीगर थे वो आवाज़ लगाते हुए अपनी सेवाएं बेचते थे, ठीक है, भेजते नहीं, यहाँ पर बेचते आएगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर क्या है, अपनी सेवाएं बेचते थे। तो अपनी सेवा कैसे बेचेंगे, सर्विस, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई ऐसा बंदा है जिसके अंदर कुछ टैलेंट है, टैलेंट आप समझ रहे हो नहीं, कोई कला है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ भी बंदे आते थे पहले, अभी भी आते होंगे। तो कैसे होते थे, जैसे कि आपको क्या करना है, चाकू छुरी में धार करवाना हो, ठीक है, तो उसके लिए बंदे आते थे, या किसी की चाबी बनवानी हो तो उसके लिए बंदे आते थे जो आवाज़ लगाकर बोलते थे। चैन ठीक करवाने वाले, ये सही एग्जांपल है। अगर बैग की चैन खराब हो गई है तो वो चैन ठीक कर देते थे। तो वो क्या है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए वो चिल्लाते थे। तो जो सेम है, सेम यहाँ पर भी होता था।
जैसे कि रुई धुनने वाला, ठीक है, रुई को क्या करता था वो धुनता था, वो क्या करता था निश्चित राशि में पैसे लेता था। सुल्तान और अमीरों के पास भी क्या होते थे, अपने स्वयं के कारखाने हुआ करते थे। ये बात हमने जो है पहले भी कर ली है। जो राजा महाराजाओं के पास, अमीर लोगों के पास अपने खुद के कारखाने होते थे, उस कारखाने में वो क्या करते थे, उनकी जो आवश्यकताओं की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, डेली रूटीन की चीज़ें हैं, उनका निर्माण कराते थे। साथ ही वो विलासिता की जो वस्तुएं हुआ करती थी उनका भी निर्माण कराते थे, उनका उत्पादन करवाते थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हुआ करती थी। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ जो अगला टॉपिक है, तो वो है मुगल कालीन नगरीय परिदृश्य। तो यहाँ पर समझते हैं मुगल कालीन में नगर की जो व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें देखिए हुआ क्या। यहाँ पर मुगल कालीन शहरों की जो कुछ विशेषता है वो इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए उसकी विशेषता दी हुई है। ज़्यादातर जो शहर थे वो 4 दीवारी में स्थित थे, यानी आप समझ सकते हो कि वहाँ पर घेराबंदी टाइप होगा कुछ, ठीक है, जिसमें एक या उससे अधिक प्रवेश द्वार होते थे। जैसे मान के चलो यहाँ पर घेराबंदी है चारों तरफ से, यहाँ पर बाजार जो है वो लगता है, तो यहाँ पर प्रवेश द्वार होंगे ना, एक से ज़्यादा चारों तरफ से हो सकते हैं, 4 प्रवेश द्वार हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं, इस टाइप से, ठीक है। सामान्य तौर पर लोग इन 4 दीवारी के अंदर ही रहते थे, लेकिन अगर शहरों का विस्तार हुआ तो शहरी जनसंख्या शहरों के बाहर भी चली जाती थी। जैसे जब मान के चलो मैंने आपको ये बताया, लेकिन अब राजा महाराजाओं ने क्या करा, यहाँ तक जीत लिया इस चीज़ को, ठीक है, तो बाजार जो है वो क्या करता था, वो यहाँ भी लगाया जा सकता था। तो ऐसे होता था, दीवारों के बाहर भी बसने लग गए थे। सुनियोजित शहरों में बाजार अलग से बनाए जाते थे। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्या होता है, गाँव होते हैं, तो गाँव में क्या होता है, कहीं भी बाजार लगा देते हैं, या वहाँ पर बाजार लगाए जाते हैं जहाँ पर बहुत सालों से बाजार लगाया जा रहा है। लेकिन ये क्या करते थे, यहाँ पर सुनियोजित चीज़ें, यानी सारी चीज़ों को पहले से प्लान किया गया है। तो यहाँ पर एक जगह छोड़ दी जाती थी कि भाई देखो ये वाली जो जगह है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र, यहाँ पर क्या होगा, बाजार लगाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाजार के लिए जगह छोड़ दी जाती थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए आगरे में लोहा गली नाम की एक जगह थी, ठीक है, तो वहाँ पर लोहे की वस्तुओं का जो है लेन देन होता था, लोहे की वस्तुओं के लिए फेमस था। जौहरी बाजार ये आभूषणों के लिए, ज्वेलरी के लिए जो था फेमस था। सब्जी मंडी, अपने सबको पता है सब्जी मंडी किस लिए होता है, सब्जियों के लिए होता है, ठीक है। शहरों में क्या था, ऐसी जगह भी हुआ करती थी जहाँ पर अगर बहुत दूसरे राज्य से व्यापारी आए हैं, यात्री आए हैं, तो वो कहाँ रहेंगे, तो उनके रहने का भी जो स्थान है वो बनाया जाता था, जिन्हें सराय कहा जाता था। उस जगह को क्या कहेंगे हम, सराय कहा जाता था उस जगह को, जहाँ पर व्यापारी और जो यात्री है वो रुका करते थे, जिनके रुकने के लिए वहाँ पर जो व्यवस्था है वो की गई थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ है नगरीय जनसंख्या की संरचना। यहाँ पर समझते हैं हम, शहरों के अंदर जो जनसंख्या थी वो मिली जुली रहती थी, ठीक है, आपस में मिली जुली रहती थी, पता नहीं चलता था कौन क्या है और कहाँ से है, ठीक है। लेकिन इनको भी क्या है, 4 भागों में बांटा गया है। अब इनको जो 4 भागों में बांटा गया है, ये किस लिए बांटा गया है, इनके काम के तौर पर बांटा गया है कि किसका क्या काम है। जैसे कुछ कुलीन वर्ग के लोग होते थे, तो इनके ये किसके अंतर्गत आते थे, इसके अंतर्गत राज्य के जो अधिकारी हुआ करते थे और सैनिक लोग जो हुआ करते थे, बड़े लोग, ठीक है, ये सब आया करते थे। अगर हम व्यापारिक और वाणिज्य की बात करें तो मुख्य तौर पर इसमें व्यापारी लोग आया करते थे, ठीक है, व्यापारी जो व्यापार करते थे, और जो दलाल थे, बिचौलिए थे, इस तरीके के जो लोग हैं वो आया करते थे। धार्मिक प्रतिष्ठानों से संबंधित, ठीक है, तो इसमें कैसे लोग आया करते थे, चित्रकार, संगीतकार, कवि, हकीम, इस टाइप के लोग आया करते थे। कारीगर यानी कि इसके अंदर मजदूर होंगे, मजदूर आया करेंगे। जो सेवक, जो राजा महाराजाओं की सेवा करा करते थे, अलग अलग प्रकार के ऐसे ही इस टाइप के जो लोग हैं वो इसके अंदर आया करते थे, ठीक है। अगर हम राज्य में बात करें कि सबसे बड़ा वर्ग किसका था, तो सबसे बड़ा वर्ग जो है यहाँ पर था अमीर लोगों का, ठीक है, यानी कि सम्राट का, कुलीन लोगों का, सैनिकों का, हाँ, और सेवकों का भी, क्योंकि जितने ज़्यादा ये लोग होंगे, मतलब कि जितने अमीर लोग होंगे उनके पास उतने ही क्या होंगे, सेवक भी होंगे, तो इनका भी होता था। शहर में जो रहने वाले ज़्यादातर लोग हैं वो क्या करते थे, वो कला, संगीत और व्यापार से संबंधित कोई भी कार्य करते थे, ठीक है, क्योंकि जो शहर हुआ करता था उसे पैसे कमाने की एक जगह पहले भी मानी जाती थी और अब भी, क्योंकि जो शहरों में अपॉर्चुनिटी होती है वो क्या होती है, वो
ज़्यादा होती है। तो पैसे कमाने के साधन के रूप में क्या है, इसको समझा जाता था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है उत्पादन की अलग अलग क्रियाओं से जुड़े कारीगर कुछ इस प्रकार थे। यानी क्या है, उत्पादन करना है तो अब सिमिलर जैसी चीज़ों का तो उत्पादन होगा नहीं, अलग अलग तरह की चीज़ों का जो है वो उत्पादन होगा, तो अलग अलग क्रियाएं होंगी। तो उससे जो जुड़े कारीगर है वो किस प्रकार है वो समझिए। देखिए, कारीगर अलग अलग टाइप के हुआ करते थे। कुछ कारीगर हुआ करते थे जो स्वयं वस्तु बनाते थे और बेचते थे, यानी निर्माण करने वाला भी वही था और जो बेचने वाला भी है वो भी वही था। कुछ जो होते थे वो सम्राट का कुलीनों के सहायक के रूप में कार्य करते थे, यानी कुछ कारीगर ऐसे होते थे जो सम्राट के जो नियुक्त किए हुए बंदे हैं, सैनिक लोग या ऐसी कुछ अमीर लोग, ठीक है, जो ऊंची ऊंची पद पे हैं, तो उनके सहायक के रूप में कार्य करते थे, उनकी सहायता करने वाले लोग। और कुछ लोग होते थे जो कम कुशल कारीगर होते थे। कम कुशल कारीगर का क्या मतलब है, यानी कुछ वो टैलेंट सीख रहा है, मतलब कि वो कुछ स्किल सीख रहा है और वो कारीगर बनना चाह रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि कम कुशल है, कुशलता कम है उसके अंदर। तो जिसके अंदर कुशल ज़्यादा है, ऐसे लोगों के पास वो लोग काम करा करते थे, कारीगरों के पास सहायक के रूप में काम करा करते थे, ठीक है। उसके बाद आ गए सेवक और मजदूरों की बात। तो सेवक लोग, मजदूर, ये भी कार्य करने वाले एक बड़े वर्ग थे, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा वर्ग सम्राट और कुलीन लोगों का होगा उतना ही इनका भी होगा, क्योंकि ये उन्हीं के पास काम करा करते थे, ठीक है। तो ये भी शहरों में पाए जाते थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे है नगरीय जनसांख्यिकी, इसे समझते हैं। तो अगर हम बात करें तबकात ए अकबरी में, तो इसके अनुसार क्या है, मुगल काल में लगभग 120 बड़े शहर हुआ करते थे और 3200 कस्बे यानी छोटे छोटे शहर हुआ करते थे, ठीक है। इरफान हसीब के अनुसार जो कुल संख्या का लगभग 15% जो है वो शहरों में निवास करा करता था, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो उस जनसंख्या का जो 15% था वो शहरों में निवास करा करता था, ठीक है। मतलब जो शहरों में जो जनसंख्या होती थी वो ज़्यादा होती थी। यहाँ पर देखिए, अब है शहरी जीवन और जीवन स्तर, यानी कि जो शहरों में लोग हुआ करते थे, क्या वो बिल्कुल मस्त लाइफ जीते थे, बढ़िया अच्छा लाइफस्टाइल था उनका, या बुरा था, या दोनों तरीके के लोग थे। ऐसी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो शहरों में दो तरीके के लोग, एक उच्च वर्ग के, एक निचले वर्ग के, ठीक है। तो मेनली दो तरीके के लोग रहते थे। तो शहरों में उच्च वर्ग के जो लोग थे वो सही तरीके से रहन सहन अपनाते थे, अच्छा रहन सहन था, अमीर थे वो काफ़ी बढ़िया। जबकि शहरों में गरीब जनता भी थी जिनका जो स्तर था वो निम्न था, यानी कि बहुत दयनीय स्थिति समझ लो आप उनकी, वैसी व्यतीत करते थे। कुछ क्षेत्रों में जो गरीब जनता की स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। होते हैं ना, देखो, एक तो थे गरीब, एक बहुत ज़्यादा गरीब, एक जिनकी दयनीय जो स्थिति व्यवस्था होती है वैसी, ठीक है। तो कुछ जगहों पर तो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग थे जो कि भोजन भी 3 टाइम का प्राप्त नहीं कर पाते थे। वो मजदूर आते थे इस यहाँ पर वर्ग में। मजदूरों को दिन में एक ही बार भोजन प्राप्त हो पाता था। देखिए कितनी यहाँ पर मतलब समझ रहे हो स्थिति दयनीय है। और शहरी मजदूरों की जो औसत आय है वो 3.4 रुपये प्रति माह थी। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर है एवरेज इनकम की बात हो रही है। एवरेज इनकम का मतलब होता है यहाँ पर देखिए कि किसी का क्या होगा, यहाँ पर किसी की मंथली इनकम की बात है ये, मतलब कि एक महीने में 3.4 रुपये मतलब एवरेज बंदे से मान के चलो, कोई क्या है 4 रुपये कमा रहा है, कोई क्या है यहाँ पर 7 रुपये कमा रहा है, कोई यहाँ पर 10 रुपये कमा रहा है, कोई यहाँ पर 3 रुपये कमा रहा है, कोई यहाँ पर 2 रुपये कमा रहा है मंथली। और इनका जो एवरेज किया जाता है तो एवरेज से यहाँ पर क्या है कि 3.4 रुपये प्रति माह यहाँ पर कमा रहे थे। यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा कम है ये, ठीक है। उस समय में भी कम थे ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि 3.4 रुपये प्रति माह के हिसाब से एवरेज इनकम थी लोगों की। तो आप समझ सकते हो उसमें जो स्थिति होगी वो कितनी दयनीय होगी। अकबर काल में जो मजदूर थे वो केवल कपड़े खरीदने की क्षमता उनके पास नहीं थे, उसमें भी काफ़ी पीछे थे, यानी कपड़े भी वो खरीद नहीं पाते थे। जो छोटी व्यापारी होते थे उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं लेकिन अच्छी थी, अच्छा जीवन जो है वो गुजारते थे। कुलीन वर्ग के जो लोग हैं और उच्च वर्ग के लोग हैं, इनका जो लाइफस्टाइल था वो सबसे बढ़िया था, बहुत ज़्यादा शान और शौकत से जो अपना जीवन है व्यतीत करते थे, ठीक है। और इसी शान शौकत के वजह से जो कुछ क्या है पर बहुत सारे जो राजा महाराजा थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, वो कंगाल भी हो जाते थे। तो आप कहोगे ऐसा कैसे,
तो ये हुआ करता था दोस्तों। पुराने समय में क्या होता था, लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं हुआ करती थी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाया करते थे, ठीक है। जैसे कोई आ गया बंदा, किसी की पेंटिंग पसंद आई, मतलब कोई लिमिट नहीं था पैसा खर्च करने का। कुछ लोग अपनी शान शौकत में इतना ज़्यादा खर्च किया करते थे कि वो आने वाले टाइम में क्या हो जाते थे, वो कंगाल हो जाते थे, उनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो इस टाइप के भी जो लोग हैं पुराने समय में भी हुआ करते थे, अभी भी ऐसा ही होता है, ठीक है। कई जगहों पे होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ लोग हैं जो केबीसी से उन्होंने धन कमाया और उसके बाद उनकी जो स्थिति है वो उससे भी बदतर हो गई। तो ये सभी फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सही से पैसे मैनेज करने आते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। और जब ऐसा नहीं होता है तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो पैदा होती है, ठीक है। एक लिमिट में खर्च करना चाहिए और जो नीड की जो चीज़ें हैं, जिस नीड वाली चीज़ें उस पर खर्च करना चाहिए, वांट्स पे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। तो पुराने समय में भी ये सारी चीज़ें होती थी और अभी भी होती है। शिल्प उत्पादन के विकास में कुलीनों ने काफ़ी योगदान दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम शिल्प उत्पादन की बात करें ना, तो उसमें कुलीनों की काफ़ी योगदान रहा, मतलब काफ़ी उन्होंने योगदान दिया। इसका क्या मतलब है कि शिल्प उत्पादन करने वाले लोगों को जाके पैसे देते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब योगदान उन लोगों का कैसे था, वो सामान खरीदते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, पैसे हुआ करते थे उनके पास। तो वे लोग क्या करते थे, अपने उपभोग के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए भारी मात्रा में पैसे सामान खरीदते थे। तो सामान खरीदना यानी कि उनके बिजनेस में वो निवेश करते थे, खरीदते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने मतलब योगदान इनका काफ़ी रहा कुलीनों का शिल्प उत्पादन के विकास करने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हुआ करते थे। टेलीग्राम में आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप हो सकते हो, आपको कुछ पूछना है अगर तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आ गई आपको तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली यूनिट में।